हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, जो कि थ्योरी का चैप्टर है। इसके कुछ टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, जैसे मीनिंग, फीचर्स, टाइप्स, इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स। आज जो इसमें हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूजेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस के यूजेस में 3 इम्पॉर्टेंट डिसीजन आते हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्रेडिट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस जब हम करते हैं तो 3 इम्पॉर्टेंट डिसीजंस के लिए ये हेल्पफुल होता है: इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट और डिविडेंड। वन बाय वन इसे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है और वो ये देखना चाहते हैं कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं। एक इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि एक तो जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर उसे रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। वो रिटर्न मिलता है उसे डिविडेंड की फॉर्म में, तो उसे डिविडेंड की जो पेमेंट है वो प्रॉपर हो पा रही है कि नहीं, वन थिंग। सेकेंडली, जो उसने अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो कितना सेफ़ है। इन्हीं दोनों के बेस पर वो ये डिसीज़न लेते हैं कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को बिज़नेस में कंटिन्यू रखें या उसे डिसकंटिन्यू कर दें। डिसकंटिन्यू करने का मतलब कि वो अपना अमाउंट विड्रॉ भी कर सकता है बिज़नेस से। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट डिसीज़न में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्पफुल होता है। इसी तरीके से सेकंड है फॉर टेकिंग क्रेडिट डिसीज़न। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रेडिट डिसीज़न के भी लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इससे ये पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके कि अब बिज़नेस अपने कस्टमर को और क्रेडिट ग्रांट कर सकता है या नहीं, या अगर उसने किसी पर्टिकुलर कस्टमर को कोई क्रेडिट पे सामान दे रखा है तो अब उसे वो उसकी एक्सटेंशन कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के बाद ही ये डिसीज़न लिया जा सकता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है फॉर मेकिंग डिविडेंड डिसीज़न। डिविडेंड डिसीज़न क्या होता है? जब किसी कंपनी के प्रॉफिट अर्न होते हैं तो उसमें से सभी एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद अब उन प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। लेकिन उस समय उसे ये डिसीज़न लेना होता है कि वो सारा का सारा अमाउंट डिवाइड कर दे या कुछ रिजर्व रखें। तो जनरली क्योंकि कंपनी लॉ के भी कुछ रूल्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ अमाउंट उसे एज अ रिज़र्व अपने पास रखना होता है और कुछ अमाउंट उसे डिविडेंड के रूप में देना होता है। तो कितना अमाउंट रिज़र्व रखें और कितना अमाउंट डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, इस तरीके के डिसीज़न को कहते हैं डिविडेंड डिसीज़न। तो इसके लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो हेल्पफुल होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस बहुत सारी पार्टीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैनेजमेंट के लिए, इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स के लिए, क्रेडिटर्स या सप्लायर्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लैंडर्स या बैंकर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए और एम्प्लॉयज़ और ट्रेड यूनियंस के लिए। अब इसमें हम पहले बात करते हैं मैनेजमेंट के लिए। किसी भी बिजनेस का मैनेजमेंट इंटरेस्टेड होता है ये जानने के लिए कि उसकी सॉल्वेंसी की पोजीशन क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी की पोजीशन क्या है और कैपिटल स्ट्रक्चर की क्या पोजीशन है। सॉल्वेंसी का मतलब होता है रीपेइंग कैपेसिटी। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। इसके लिए डिफरेंट तरह की रेशोज़, जैसे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़ और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़ फाइंड आउट की जाती हैं। इसी तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी की बहुत सारी रेशोज़ होती हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, नेट प्रॉफिट रेशोज़ है, ऑपरेटिंग रेशो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशोज़ है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये सभी रेशोज़ कैलकुलेट की जाती हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होते हैं कि जितना अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्टेड है उसमें से कितना बिजनेस के अपने ओनर्स का है और कितना बाहर से लोन लिया हुआ है। तो ये सभी मैनेजमेंट जानना चाहती है। इसी के लिए मैनेजमेंट को क्या करना होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फॉर इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, ये क्या जानना चाहते हैं
कि बिजनेस की प्रेजेंट अर्निंग कैपेसिटी क्या है, ताकि उन्हें ये पता चले कि एट प्रेजेंट उन्हें जो डिविडेंड मिल रहा है या जो अभी मिलेगा नियर फ्यूचर में वो क्या है। इसी तरीके से फ्यूचर की अर्निंग कैपेसिटी, कि अगर उनका अमाउंट बिजनेस में ही इन्वेस्टेड रहे तो फ्यूचर में उन्हें कितना डिविडेंड मिलने की उम्मीद है। मीन्स उन्होंने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है वो सेफ भी कितना है, कि उन्हें रीपे हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स में कुछ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, तो प्रॉपर टाइम पर उन्हें जो है वो पेमेंट मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। तो अमाउंट जो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो कितना सेफ़ है, ये सब उन्हें कहाँ से पता चलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर क्रेडिटर्स या सप्लायर्स। 2 टाइप्स के क्रेडिटर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो निकालते हैं, जैसे करंट रेशो और क्विक रेशो, ये तो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि उन्हें यह पता चलता है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। मीन्स शॉर्ट टर्म में कंपनी अपने लोन्स की रीपेमेंट करने में सक्षम है या नहीं है, कैपेबल है या नहीं है। इसी तरीके से जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हैं वो निकालते हैं, जैसे डेट इक्विटी रेशो। उनके लिए डेट इक्विटी रेशो हेल्पफुल होती है। उससे उन्हें ये पता चलता है कि कंपनी ऑन टाइम, मीन्स जब उनके जो डेट्स हैं वो ड्यू होते हैं, तो कंपनी उनकी रीपेमेंट करने के लिए कैपेबल है कि नहीं है। ऐसे ही लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो में डेट इक्विटी रेशो के साथ साथ टोटल एसेट टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और एक और रेशो निकलती है जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो से भी ये पता चलता है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो इंटरेस्ट के कंपैरिजन में कितने मल्टीपल है। मीन्स कि कंपनी इंटरेस्ट पे करने में कैपेबल है कि नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लैंडर्स या बैंकर्स। जितने भी ये लोन प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो पर्सनल जो लैंडर्स हैं वो हैं, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी जब तक श्योर नहीं होते कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है तब तक लोन प्रोवाइड नहीं करते। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस ज़रूर देखते हैं, कि ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि पहली बात तो उनकी रीपेमेंट हो पाएगी या नहीं, जो लोन वो प्रोवाइड कर रहे हैं या उन्होंने किया हुआ है या वो करना चाहते हैं, और प्लस बिज़नेस की जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है वो क्या है, ताकि उन्हें अपने इंटरेस्ट की भी रीपेमेंट टाइम पर, इंटरेस्ट की पेमेंट वो मिलती रहे टाइमली। देन पॉइंट आता है बेटा गवर्नमेंट के लिए, कि गवर्नमेंट को क्या नीड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस की। गवर्नमेंट भी ये जानना चाहती है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो प्रोग्रेसिंग है, यानी कि जो तरक्की कर रही हैं, और कौन सी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें डिक्लाइन आ रहा है। तो इसी के बेस पर जो गवर्नमेंट है वो डिसीज़न ले सकती है कि कहाँ गवर्नमेंट को सब्सिडी प्रोवाइड करनी है, कैसे गवर्नमेंट को टैक्सेस लगाने हैं, कहाँ वो एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है, इंक्रीज़ कर सकती है, कहाँ उसे ये लगता है कि कुछ प्राइस पर कंट्रोल करने की नीड है। तो गवर्नमेंट को भी अपने पॉलिसी डिसीजंस लेने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस की नीड होती है। लाइकवाइज नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फॉर एम्प्लॉयज़ या ट्रेड यूनियंस। एम्प्लॉयज़ और ट्रेड यूनियंस भी टाइम टू टाइम ये जानना चाहते हैं कि फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, क्योंकि इसी प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पर वो डिसीज़न लेंगे कि अब उन्हें बोनस मिलना है कि नहीं मिलना, ठीक है। और इसी तरीके से जो उनकी सैलरीज़ हैं, वेजेस हैं, उसमें कितना इंक्रीज़ वो एक्सपेक्ट करते हैं, तभी वो नेगोशिएट कर सकते हैं कंपनीज़ की मैनेजमेंट के साथ कि उनके जो पहले से जो टर्म्स चल रहे हैं उसमें कितना इंक्रीमेंट हो जाए। तो इस तरीके से ये आपने देखे कि ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी पार्टीज़ के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, लिमिटेशंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, इसकी हेडिंग्स है मेन, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन प्राइस लेवल, नेक्स्ट इज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी एंड बायस ऑफ एनालिस्ट, एंड नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब वन बाय वन इसे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है जो है उससे बेटर पोजीशन शो करना, उसे हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। तो जब भी हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं उस डेट पर
अगर फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है और उसमें कुछ मैनिपुलेशन करके हम उस पोजीशन को बेटर दिखा सकते हैं तो उसे हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। जैसे क्या किया कि एंड में जो परचेज़ की उसे अगर रिकॉर्ड किया ही ना जाए, तो आप सोच के देखिए बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट से अगर परचेज़ नहीं रिकॉर्ड करेंगे या कम रिकॉर्ड करेंगे तो उससे जीपी ज़्यादा आ जाएगा, जीपी ज़्यादा आएगा तो एनपी भी ज़्यादा आ जाएगा। इसी तरीके से जो कंपनीज़ हैं अगर वो परचेज़ रिकॉर्ड नहीं करेंगी तो उससे जो प्रॉफिट कैलकुलेट होकर के आएगा वो ज़्यादा आ जाएगा। लाइकवाइज अगर क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन कर दे, मतलब जितने का क्लोजिंग स्टॉक है उससे ज़्यादा वैल्यू दिखा दे, तब भी प्रॉफिट ज़्यादा दिखाया जा सकता है, तो इसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग करना। तो अगर किसी ने विंडो ड्रेसिंग कर दी तो उससे जो प्रॉफिट है वो सही नहीं है। जब प्रॉफिट सही नहीं है तो उसके बेस पे जो एनालाइज होगा, जो एनालिसिस करेंगे वो भी ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन प्राइस लेवल। आपको पता है कि एवरी ईयर प्राइस लेवल में चेंज आ जाता है। लास्ट ईयर जो आइटम 100 की थी इस बार हो सकता है 120 की हो। जब हम सेल्स का या किसी और चीज़ का एब्सोल्यूट अमाउंट देखते हैं तो कई बार हमें ये पता नहीं चल पाता कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़्यादा सेल हुए हैं या ओनली प्राइस लेवल में चेंज होने के कारण ये चेंजेस आ गए। तो इस तरीके से कंपैरिजन कभी कभी मिसलीडिंग हो जाता है। हमें फिगर्स या डाटा बढ़ते हुए ज़रूर दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें यह पता नहीं चल पाता कि नंबर ऑफ़ यूनिट बढ़ने से ही हुआ या ओनली प्राइस के बढ़ने के कारण ये चेंज आ गया। तो इससे जो एनालिसिस होगा वो भी मिसलीडिंग हो जाता है। नेक्स्ट, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़। कभी कभी जब हम कंपैरिजन करते हैं, दो कंपनीज़ का आपस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसा ध्यान नहीं दे पाते कि उसने जो मेथड यूज़ किए हैं, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ यूज़ की हैं वो सेम नहीं है। जैसे मान लो कि एक फर्म ने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पर डेप्रिसिएशन लगा दिया, दूसरी फर्म ने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब उससे जो नेट प्रॉफिट आए दोनों के, नेचुरली उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो ऐसे डिफरेंसेस की वजह से अगर आप कोई एनालिसिस कर भी देते हैं तो वो भी मिसलीडिंग पिक्चर ही होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी एंड बायस ऑफ एनालिस्ट। कई बार कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर हर पर्सन अपना एक अलग व्यू दे सकता है। जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। अब एक एनालिस्ट कहता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लो, दूसरा एनालिस्ट कहता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का जो ROI निकलेगा उसमें कंपैरिजन करना कंफ्यूजिंग ही रहेगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक बात हम सभी को पता है कि जो भी रिकॉर्डिंग होती है अकाउंट्स में वो क्वांटिटेटिव डाटा की होती है, तो जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो ओमिट हो जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि उन्हें मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, तो इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाती है। तो ये आपकी हो गई लिमिटेशंस। अब इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है, इसमें लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डिफरेंस बिटवीन इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म एनालिसिस। इसको बेटा आप ऐसे समझ लीजिए कि इंटर फर्म की जब हम बात करते हैं तो दो फर्म्स का आपस में कंपैरिजन हो रहा है। इंटर फर्म, दो फर्म्स का आपस में कंपैरिजन, फर्म ए और फर्म बी, जब इन दोनों के डाटा का कंपैरिजन होगा तो वो इंटर फर्म कंपैरिजन होता है। जबकि इंट्रा फर्म का क्या मतलब होता है, एक ही फर्म है, उसी के डिफरेंट ईयर के डाटास ले लिए और उसमें कंपैरिजन हो रहा है, वो होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन या इंट्रा फर्म एनालिसिस। तो आई होप सो कि ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।